हाय गाइस व्हाट्स अप। आई थिंक अच्छे ही होंगे और अगर अच्छे नहीं हो तो मेरा ये वीडियो देख लो, शायद आपका मूड ठीक हो जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ टॉप 10 नारुतो कॉन्स्पिरेसी थियोरीज दैट विल ब्लो योर माइंड फॉर श्योर। एंड वीडियो के एंड में मैं बहुत ही अच्छा एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं बता दूं, इसमें जितने भी थ्योरीज मैंने बताया है वो सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरीज है, कोई फैक्ट नहीं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, सभी अकात्सुकी मेंबर वेज वॉर का रीजन रिप्रेजेंट करता है। तो ये थ्योरी बताने से पहले मैं बता दूं वेज वॉर का मतलब क्या है। तो वेज वॉर का मतलब है दूसरे कंट्री के ऊपर या फिर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर वॉर इनिशिएट करना या फिर वॉर डिक्लेयर करना। ठीक है, तो अब थ्योरी ये है कि सभी अकात्सुकी मेंबर वेज वॉर का रीजन रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि पेन एंड कुनन रिप्रेजेंट करता है पीस के लिए चाहत को, हिडन पोर्ट्रे करता है रिलीजियन को, काकुजू स्टैंड्स फॉर मनी, किसामे रिप्रेजेंट करता है इन्फिल्ट्रेशन को, इताची रिप्रेजेंट करता है प्रोटेक्ट करने की चाहत को, सासोरी और देदरा दोनों ही रिप्रेजेंट करता है डिप्लोमेसी को, जेत्सु रिप्रेजेंट करता है टेरिटोरी को, एंड नोबितो और मादारा दोनों ही रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल आइडियलिज्म को। तो सभी अकात्सुकी मेंबर कुछ ना कुछ रीजन रिप्रेजेंट करता ही है वेज वॉर स्टार्ट करने के लिए। नंबर 2, काकाशी बहुत पहले ही मांगेक्यो शारिंगन अनलॉक कर लिया था। तो बहुत लोगों को लगता होगा काकाशी का जो मांगेक्यो शारिंगन है वो नारुतो शिपुडन में अनलॉक हुआ है, क्योंकि वहीं पे हमें काकाशी अपना मांगेक्यो शारिंगन पहली बार दिखाता है। बट असल में काकाशी और नोबितो दोनों का ही एक ही टाइम पे मांगेक्यो शारिंगन अनलॉक हुआ था, जब उनका फ्रेंड रिन उनके आंखों के सामने मर जाता है। आई डोंट नो ये चीज कितने लोगों ने अच्छी तरीके से नोटिस किया है, बट ये बात सच है। तो अब बात आ जाता है, अगर काकाशी का मांगेक्यो शारिंगन तभी अनलॉक हो गया था तो उसने पूरे नारुतो सीरीज में यूज क्यों नहीं किया इस मांगेक्यो शारिंगन को। वेल, इस पे ही अपना नेक्स्ट थ्योरी है कि काकाशी मांगेक्यो शारिंगन को अनलॉक तो कर लिया था, बट क्योंकि वो एक बॉर्न उचिया नहीं है तो इसीलिए उसको एक फेयर अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए था इस आई जुत्सु को फुल पोटेंशियल तक अनलॉक करने के लिए। या फिर ये भी हो सकता है काकाशी मांगेक्यो शारिंगन को अनलॉक तो कर लिया था, लेकिन उसे जब चाहे तब यूज नहीं कर पा रहा था। आई मीन जैसे गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव तो कर लिया था, बट उसे मास्टर नहीं किया था, तो इसीलिए वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जब चाहे तब ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था। और शायद ऐसा ही कुछ होगा काकाशी के साथ भी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक बॉर्न उचिया नहीं है। वेल, कुछ भी हो सकता है। नंबर 3, हिडान कोई भी निंजुत्सु या गेंजुत्सु परफॉर्म नहीं कर सकता। वेल, जितने लोगों ने नारुतो शिपुडन पूरा देखा है वो लोग तो हिडान के बारे में जानते ही होंगे। अब जब बात आती है फ्री की पावर्स के बारे में तो उसमें हिडान परफेक्टली फिट होता है। वो एक ब्लडी रिचुअल से किसी भी पर्सन का 5 सेंस कंट्रोल में ले लेता है, एंड क्योंकि वो एक इमोर्टल है तो इसीलिए वो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है किसी भी एनिमी को मारने के लिए। और वो चीज हमने देखी भी है नारुतो शिपुडन में। तो इसको लेकर थ्योरी ये है कि क्योंकि ये किसी भी एनिमी को मारने के लिए एक ब्लडी रिचुअल एंड अपने इमोर्टलिटी का यूज करता था, तो शायद ऐसा पॉसिबल है कि इसे सिर्फ यही आता हो। आई मीन ये भी रॉक ली एंड माइट गाय की तरह कोई भी निंजुत्सु या गेंजुत्सु परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि खुद से सोच के देखो, अगर वो कर सकता था तो वो यूज करता। यहाँ तक कि जब शिकिमारू उसे हराने भी वाला था तब भी वो कोई भी गेंजुत्सु या निंजुत्सु परफॉर्म नहीं किया था। तो हम ये बोल सकते हैं कि उसे कोई भी गेंजुत्सु या निंजुत्सु परफॉर्म करना ही नहीं आता है। वेल, आपका पता नहीं, लेकिन मुझे ये थ्योरी कुछ हद तक सच लग रहा है। नंबर 4, जिराया वाज एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट सनी। तो आप जिराया को तो जानते ही होंगे, वही ओल्ड परवर्ट। तो जैसे कि आप जानते हैं जिराया, सुनाटे एंड ओरोचिमारू ये तीनों लेजेंडरी शारिंगन का हिस्सा है। तो थ्रू आउट द एंटायर सीरीज हमें ये चीज बहुत बार मेंशन किया गया है कि जिराया सबसे वीकेस्ट लेजेंडरी शारिंगन है। बट असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि इस एनिमे सीरीज में हमें कुछ ऐसे भी एस्पेक्ट्स मिलते हैं जिससे कि हम बोल सकते हैं कि जिराया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शारिंगन है। जैसे कि जब ओरोचिमारू इताची का बॉडी टेक ओवर करने जा रहा था तब इताची ओरोचिमारू को बहुत आसानी से हरा देता है, एंड उसे ये खौफ भी बैठा देता है कि वो इताची को कभी भी हरा नहीं सकता। बट जब इताची और किसामे दोनों जिराया से फेस टू फेस होता है तब इताची जिराया से फ्रंट फाइट करने से हिचकिचाता है एंड बोलता है कि वो दोनों मिलकर भी जिराया के सामने एक ड्रॉ की होप कर सकते हैं, लेकिन जीत नहीं सकते। एंड पेंट के साथ फाइट में भी वो अपने आप को ऑलमोस्ट संभाल लिया था, बट लास्ट पे अपना गार्ड डाउन कर दिया था, तो इसीलिए वो हार गया था। सो इन सब चीजों
चीजों से हम बोल सकते हैं कि जिराया वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट सनीन। नंबर 5, रीपर डेथसील सोल्स को एक ऐसी वर्ल्ड में कैद कर देता है जहाँ पे वो जिंदा भी नहीं है और मरता भी नहीं है। तो जैसे कि आप जानते हो, रीपर डेथसील नारुतो में सबसे कूल एंड डेंजरस टेक्निक्स में से एक है। ये एक ऐसा सील है जिसका तोड़ नारुतो में बड़े से बड़े एनिमी को भी पता नहीं है। बट जैसा कि हम जानते हैं, ये सील यूज करने से ये यूजर को एंड इस जुत्सु के विक्टिम को दोनों को ही मार देता है। तो अब थ्योरी कुछ ऐसा है कि रीपर डेथसील यूजर एंड विक्टिम दोनों को मारने के बाद उनके सोल को एक ऐसे वर्ल्ड में कैद कर देता है जहाँ पे वो लोग जिंदा भी नहीं है और मरते भी नहीं है। तो वो लोग एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं फॉर ऑल इटर्निटी। तो इससे बेसिकली जो इस जुत्सु के यूज करता है उसे भी आफ्टर लाइफ के बाद पीस नहीं मिलेगा। वो लोग सिर्फ कंसिस्टेंटली रिपीट करते रहेंगे एक साइकिल ऑफ हेट्रेड को। वेल, अगर ये थ्योरी सच हुआ तो ये बहुत डेंजरस चीज है। नंबर 6, मित्सुकी शायद कागुया से रिलेटेड है। तो जितने लोग मित्सुकी को नहीं जानते उन्होंने शायद बोरुतो नहीं देखा होगा। तो मैं बता दूं, मित्सुकी ओरोचिमारू का बेटा है। बेसिकली ओरोचिमारू एक्सपेरिमेंट के द्वारा मित्सुकी को क्रिएट किया था एंड उसे अपने बेटे का परिचय दिया था। और आगे जाके बोरुतो सीरीज में ये बोरुतो यानी कि नारुतो का बेटा एंड सारादा यानी कि सास्के का बेटी के साथ एक टीम में जुड़ता है जिसका नेम है टीम 7। आई थिंक इतना इन्फॉर्मेशन काफी होगा। तो जैसे कि आप जान ही चुके हैं, मित्सुकी कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, वो एक सिंथेटिक ह्यूमन है जो कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्रिएट किया गया है। तो अब थ्योरी ये है कि मित्सुकी कागुया से रिलेटेड है। आई मीन कागुया का कुछ सेल शायद मित्सुकी के अंदर हो सकता है, क्योंकि बोरुतो से हमें कुछ एस्पेक्ट्स तो मिला है जिससे कि हम बोल सकते हैं इन दोनों के बीच कुछ तो रिलेशन है। जैसे कि मित्सुकी नेम का जो सेकंड पार्ट है सुकी, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करे तो उसका मतलब होता है मून। एंड कागुया का जो फुल नेम है कागुया ओत्सुत्सुकी, उसमें ओत्सुत्सुकी का सुकी का ट्रांसलेशन मून होता है। और हमें कई बार बोरुतो एनीमे में भी दिखाया गया है कि मून के साथ मित्सुकी का कुछ रिलेशन है। ओरोचिमारू भी कई बार मित्सुकी को मून के साथ रिलेट किया है एंड बोला है कि मित्सुकी एक मून की तरह है जो कि अंधेरे को क्लियर करता है। बट वो अभी एक फुल मून नहीं है, उसे फुल मून बनने के लिए एक सन की जरूरत है जो कि बोरुतो है। और दूसरी तरफ टेल ऑफ बैम्बू कटर नेम का एक जापानीज टेल है जहाँ पे जो मेन कैरेक्टर होती है वो मून की प्रिंसेस होती है एंड उसका नेम होती है कागुया। एंड नारुतो में कागुया ओत्सुत्सुकी का भी फर्स्ट नेम है कागुया। तो कागुया का भी कुछ रिलेशन तो है मून के साथ, जो कि हमें नारुतो में भी देखने को मिला था। एंड ऊपर से मित्सुकी का जो फेस है वो कुछ हद तक कागुया से मैच भी करता है। तो ये चीज हो सकता है कि मित्सुकी के अंदर कागुया के कुछ सेल्स हो। और बात अगर आता है ओरोचिमारू की तो वो कुछ भी कर सकता है। बट इन दी एंड अगर ये थ्योरी सच हुआ तो मित्सुकी बहुत पावरफुल निंजा बनने वाला है। नंबर 7, ट्रू रीजन बिहाइंड मिनाटो स्पीड। तो आप लोग मिनाटो नामिकाजे को तो जानते ही होंगे, जो कि लीफ विलेज का 4th होकागे थे एंड अपने टाइम का सबसे फर्स्टेस्ट निंजा भी। बट इसका रीजन क्या है, मिनाटो को फर्स्टेस्ट निंजा बनने का जरूरत क्या था? तो इस पे ही आता है मेरा नेक्स्ट थ्योरी। आपको याद ही होगा मिनाटो का 2 टीममेट्स जो कि हमें नारुतो के एक फ्लैशबैक में दिखे थे। वेल, आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं, निंजा अकेडमी पास करने के बाद एक जोनिन और 3 गेनिन को लेकर एक निंजा टीम फॉर्म होता है जैसे कि टीम 7। तो जिराया के अंडर भी एक ऐसा गेनिन टीम फॉर्म हुआ था मिनाटो और उसके 2 टीममेट्स को लेकर। मैं उन्हीं दोनों टीममेट्स की बात कर रहा हूँ। और वो दोनों टीममेट्स मिनाटो के काफी करीब भी थे। बट एक दिन वो दोनों टीममेट एनिमी के हाथों मर जाता है। बट मिनाटो उन्हें बचा तो सकता था, लेकिन तब मिनाटो उतना फर्स्ट एनफ नहीं था, तो इसीलिए उन्हें बचाने जाने के लिए लेट हो गया था। और उसके बाद से मिनाटो एक ऐसा जुत्सु ढूंढता है जिससे कि वो किसी को भी टाइम पे मदद कर सके। एंड उसके बाद मिनाटो को फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक के बारे में पता लगता है, जो कि ओरिजिनली क्रिएट किया था सेकंड होकागे टोबिरामा सेंजू ने। और इसके बाद मिनाटो इस जुत्सु को मास्टर कर लेता है एंड टोबिरामा सेंजू को भी सरपास कर देता है ये जुत्सु इस्तेमाल करने में। और ये चीज खुद टोबिरामा सेंजू ने 4th गेट निंजा वॉर में एडमिट किया था। असल में मिनाटो चाहते थे कि इस टेक्निक से वो अपने करीबी लोगों को टाइम पे बचा सके और वो ट्रेजेडी दोबारा रिपीट ना हो जो कि मिनाटो के टीममेट्स के साथ हुआ है। वेल, आई डोंट नो ये थ्योरी सही है कि गलत, लेकिन ये थ्योरी काफी मुझे रिजनेबल लगा। नंबर 8, काकाशी का मॉम शायद इनाजुका क्लैन से है। वेल, इनाजुका क्लैन नारुतो में सबसे फेमस क्लैन में से एक है। उनका पावर्स, टेक्निक, लुक सब कुछ काइंड ऑफ एनिमलिस्टिक है और जो कि सेंस भी बनाता है। आई मीन आफ्टर ऑल उनके क्लैन डॉग से बहुत ज्यादा अटैच्ड है। तो अब थ्योरी ये है कि काकाशी का मॉम शायद इनाजुका क्लैन से हो सकती है, क्योंकि आफ्टर ऑल काकाशी के मॉम की आइडेंटिटी के बारे में हमें कभी एनीमे में देखने को नहीं मिला। और ऊपर से काकाशी भी कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज करता है जो कि नॉर्मल
इनाजुका क्लैन के लोग यूज करते हैं। जैसे कि उसका डॉग समन करने की एबिलिटी, उसके यूजर्स ऑफ अटैक जो कि सस्पिशियसली केनाइन बेस्ड है यानी कि डॉग लाइक है। जैसे कि उसका लाइटनिंग बीस्ट ट्रैकिंग फैंग टेक्निक। नॉर्मली ऐसे डॉग लाइक टेक्निक इनाजुका क्लैन के लोग ही इस्तेमाल करते हैं। और ये चीज फैक्ट भी है कि काकाशी का नोज कीबा से ज्यादा शार्पर है किसी चीज की सेंट को कैच करने में, जबकि कीबा खुद इनाजुका क्लैन का एक मेंबर है। तो ये सब चीजों से हम बोल सकते हैं कि शायद काकाशी के मॉम इनाजुका क्लैन का मेंबर थी और उससे ही ये सब पावर्स काकाशी को मिला है। वेल असली में क्या हुआ है ये तो अभी तक रिवील नहीं हुआ है, लेकिन ये थ्योरी था इंटरेस्टिंग। नंबर 9, इजुना उचिया एक्चुअली एक फीमेल है। वेल इजुना उचिया को बहुत लोग भूल गए होंगे या फिर नहीं जानते होंगे, तो मैं बता दूं इजुना उचिया मादारा उचिया का ब्रदर है, जिसका आइस मादारा उचिया ब्लाइंड हो जाने पे छीन लिया था। तो अब थ्योरी कुछ ऐसी है कि इजुना उचिया शायद एक लड़की है, क्योंकि एनीमे से कुछ ऐसे एस्पेक्ट मिला है जिससे कि पता लगता है यह चीज। जैसे कि उसका हाइट एंड वेट एबनॉर्मल है मेल उचिया होने के लिए, उसका लड़कियों जैसा अपीयरेंस और उसका नेम इजुना जो कि शायद इदुना नेम से इंस्पायर होकर रखा गया है, जो कि नॉर्स गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी है यानी कि एक लड़की है। और ऊपर से पहले के दिनों में उचिया क्लैन में वुमेन्स का ज्यादातर नॉन कॉम्बैट रोल ही रहा है, जिसके लिए इजुना शायद लड़का बनना चाहता था जिससे कि वो जो करना चाहे कर सके। वेल ये थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग तो था, लेकिन मुझे ये थ्योरी में सच्चाई थोड़ी कम लगी। खैर आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, जिराया अभी भी जिंदा है। तो ये थ्योरी बिल्कुल मेरा थ्योरी है। तो मेरा थ्योरी कुछ ऐसा है कि जिराया हम सभी नारुतो फैंस के दिल के अंदर जिंदा है, तो इसीलिए मैं बोला जिराया जिंदा है। ठीक है, तो यहीं पे थ्योरी खत्म। मजाक कर रहा था। तो आपको पता ही है नारुतो में जिराया पेन से मर जाता है, बट जिराया मरने के बाद उसका जो बॉडी समुद्र के अंदर चला जाता है वो बॉडी कभी मिलता ही नहीं है। और इसीलिए कबूतो जिराया के ऊपर डीएनिमेशन जुत्सु यूज नहीं करता है, क्योंकि उसके लिए जिराया का डीएनए चाहिए था। और हम सबको ही पता है अगर मरने के बाद किसी का बॉडी नहीं मिलता है तो उसका डेथ कभी भी कंफर्म नहीं होता है। तो अब थ्योरी कुछ ऐसा है कि बोरुतो में हमें एक नया कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका नेम है काशिन कोजी। एंड सस्पिशियसली ये लीफ विलेज एंड डीप विलेज के बहुत सारे टेक्निक्स के बारे में अच्छे तरीके से जानता है। ये काशिन कोजी एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जिसका नाम है काड़ा। अब इस कैरेक्टर से बहुत सारी चीजें मिलता है जिराया से, जैसे कि बोरुतो में जब ये टीम 7 के सामने आता है तब ये समन किया हुआ टोट के ऊपर चढ़ के आता है। और अगर तुम्हें याद होगा जिराया भी नारुतो के साथ फर्स्ट टाइम ऐसे ही मिला था। और ऊपर से काशिन कोजी एक परफेक्ट रशियन गन परफॉर्म कर सकता है, जो टेक्निक कुछ लोग ही मास्टर कर पाया है। एंड जिराया भी उन लोगों में से एक है जो कि रशियन गन को परफेक्टली मास्टर किया था। और हैरानी की बात आ जाती है जब काशिन कोजी पहली बार रशियन गन परफॉर्म करता है तब कोनोहामारू वो रशियन गन देख के बोलता है कि ये रशियन गन बिना कोई हेल्प के बिना क्रिएट किया गया है। तो इसका मतलब किसी को तो उसे सिखाना पड़ेगा कैसे एक परफेक्ट रशियन गन परफॉर्म करना होता है। बट ये टेक्निक फोर्थ होकर के क्रिएट किए थे और इसका मतलब ये टेक्निक लीफ विलेज में ही क्रिएट हुआ है। तो बाहर का कोई कैसे इस टेक्निक को परफेक्टली सीख सकता है। और ऊपर से काशिन कोजी पहली बार सिर्फ टीम 7 के सामने ही क्यों आया, क्योंकि टीम 7 में बोरुतो है और ऊपर से काशिन कोजी बोरुतो से ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। एंड लेटर ऑन ये भी रिवील करता है कि ये जिगेन को मारना चाहता है जो कि इसके टीम के लीडर है, और जिगेन लीफ विलेज का बुरा ही चाहता है। और अगर तुम ये सब हटा के काशिन कोजी का लुक देखोगे जो कि काइंड ऑफ जिराया से मिलता भी है, तो शायद ऐसा पॉसिबल हो कि काड़ा जो कि ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें जिराया की बॉडी मिला हो या फिर उसका पीस ऑफ डीएनए मिला हो, जिससे कि वो लोग जिराया को रिजरेक्ट करता है एंड उसका मेमोरी मैनिपुलेट करके अपने उसमें लगाना चाहता है। बट ऐसा हो नहीं पाया। अब ये चीज नारुतो में पहली बार नहीं है कि कोई मरा हुआ जिंदा है, क्योंकि नारुतो में भी सब सोचे थे कि ओबितो मर गया है, लेकिन मदारा उसे बचा लिया था एंड बाद में जाके पता चला टोबी ही ओबितो है। तो शायद बोरुतो में भी पता चले हमें आगे जाके कि काशिन कोजी जिराया है। वेल कुछ भी हो सकता है, बट इन दी एंड जिराया हमारे दिल के अंदर तो जिंदा रहेगा। और इसी बात पे ये वीडियो खत्म करते हैं। तो ये वीडियो इतना ही था। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरा अभी 100 सब्स का गोल है तो उसे पूरा कर दो। और अगर नारुतो से रिलेटेड आपको कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दो। सो यस, ये वीडियो इतना ही था। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।